शिक्षा समिति सिरोही की ओर से संचालित ऑनलाइन क्लास में पुनः एक बार आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, प्रयोगशाला तापमापी और डॉक्टरी तापमापी में अंतर तथा समानता है। आज हम पढ़ते हैं ऊष्मा का स्थानांतरण। ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है? ऊष्मा किस प्रकार वस्तुओं को गर्म करती है? तो इसके लिए हम एक प्रयोग देखते हैं कि कई बार आपके घर पे गर्म पानी करते होंगे या विभिन्न प्रकार के किसी गर्म वस्तुओं को देखते होंगे। तो पानी जैसे ही अपन भगोने को स्टोव पर रखते हैं तो वो भगोना भी धीरे धीरे गर्म हो जाता है। नीचे वाला भाग आग पे होता है, लेकिन ऊपर के जो किनारे होते हैं वो भी गर्म हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? अपने दिमाग में कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं। तो हम देखते हैं कि ऊष्मा है वह कुछ पदार्थों में सरलता से स्थानांतरित हो जाती है, जबकि कुछ पदार्थों में वह सरलता से स्थानांतरित नहीं होती है। ऊष्मा है वह हमेशा ठंडे से गर्म की ओर उसका स्थानांतरण होता है। जैसे हम मान लो अपने पास एक लकड़ी लेके आग में डालते हैं तो लकड़ी जलने लगती है, लेकिन उसके बाहर वाला जो सिरा होता है उसको अपन आराम से हाथ में पकड़ सकते हैं। लेकिन यदि उसी की जगह अपन धातु के एक तार को रखें और तार को जलते हुए आग में यदि डाले तो वह तार धीरे धीरे जो बाहर वाला हिस्सा होता है वो भी तप्त हो जाता है, गर्म हो जाता है। इससे हम यह सिद्ध करते हैं कि ऊष्मा का स्थानांतरण है वो गर्म भाग है, लेकिन पीछे वाला भाग बिठना होता है गर्म से ठंडे की ओर होता है। आप एक प्रयोग कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया है कि मान लो आप दो ईंटें लें, एक धातु का तार लें, दो मोमबत्तियाँ लें, एक मोमबत्ती के छोटे छोटे टुकड़े कर दें। जैसे अपने यहाँ ABCDEF जो गोले बने हैं वो मोमबत्ती के टुकड़े लगे हुए हैं। इस प्रकार उस धातु के तार में मोमबत्ती के टुकड़े को पिरो दे एक निश्चित दूरी रखते हुए। फिर एक दूसरी मोमबत्ती जलाकर क्रमांक जो A है सबसे दूर वाला उस पर रखें और फिर आप उसको थोड़ी देर देखते रहें। धीरे धीरे मोमबत्ती के सभी टुकड़े वो क्रमशः एक के बाद एक करके पिघलने लगेंगे। हम देखते हैं सबसे पहले जिसके सबसे नज़दीक मोमबत्ती जल रही है यानी A पर वो जलेगा, उसके बाद B, उसके बाद C, D, इस प्रकार क्रमशः सब मोमबत्ती के टुकड़े वो धीरे धीरे पिघलने लगेंगे। तो इस प्रयोग से हमें यह सिद्ध होता है कि ऊष्मा है वह ठंडे से गर्म से ठंडे की ओर स्थानांतरित होती रहती है। लेकिन ऐसा क्या सभी पदार्थों में होता है? आप लकड़ी का ऐसा प्रयोग करें, लकड़ी के एक डंडे उसमें करें तो हम देखेंगे कि लकड़ी में ऐसा नहीं होता। इसलिए हम कह सकते हैं कुछ पदार्थ होते हैं वो धातुओं ऊष्मा के सुचालक होते हैं, जबकि कुछ पदार्थ हैं वो ऊष्मा के कुचालक या ऊष्मारोधी होते हैं। जैसे जो भी धातुएं होती हैं उसमें ऊष्मा का चालन या ऊष्मा का स्थानांतरण आसानी से होता है, इसलिए उन्हें ऊष्मा के चालक कहा जाता है। जैसे लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, पीतल आदि। जिसमें ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है ऊष्मारोधी होते हैं, जैसे लकड़ी, प्लास्टिक। प्लास्टिक आपने देखा होगा उसके धातुओं के तारों के ऊपर लगाया जाता है जिससे वह करंट नहीं आता है। अब बताओ ऊष्मा का सहवन। ऊष्मा का सहवन अर्थात द्रव में ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है? आप कई बार सर्दियों में अपने घर पे स्नान करने के लिए गर्म पानी करते होंगे। एक स्वाभाविक क्रिया है, जैसा कि हम प्रयोग में करते हैं, गर्म पानी करते हैं। तो आप देखते हैं कभी उसको गर्म पानी करते समय एक इस प्रयोग को देखना भले आज भी अपन कर सकते हैं आपके घर पे। एक भगोनी में गर्म पानी थोड़ा ले, आधा लीटर, उसको गैस पर रखे, थोड़ी देर आपके घर उसको देखें। लेकिन उसके लिए शर्त आपके पास कोई आपका परिवार का बड़ा व्यक्ति होना चाहिए, ध्यानपूर्वक। अब देखेंगे क्या होता है कि मान लो पानी में जैसे ही पानी को अपन गैस पर रखते हैं, पानी गर्म होने लगता है तो उसके तले में थोड़े बुलबुले उठने लगते हैं। और जब पानी उफलने लगता है तो स्थिति क्या होती है कि जो तले का पानी ऊपर उठने लगता है, ऊपर का पानी नीचे जाता है, अर्थात उनके स्थान बदलता है। गर्म ऊपर आता है, ठंडा नीचे जाता है, गर्म ऊपर, ठंडा नीचे, गर्म ऊपर, ठंडा नीचे। ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है।
इस प्रकार की क्रिया को ऊष्मा का सहवन कहा जाता है। यह कब तक होता रहेगा? जब तक संपूर्ण पानी पूरा गर्म नहीं हो। जब पूरा पानी गर्म हो जाता है तब पानी है जो जल अंदर भरा हुआ था पानी, वह गैस अवस्था में बदल जाता था, वाष्पीकरण होकर के वह ऊपर उठना शुरू हो जाता है और वह ठंडे वातावरण में बाहर आ जाता है। इसके बाद ऊष्मा का वायु में सहवन। ऊष्मा का वायु में सहवन होता है। जब आप कभी आग जलती हुई देखते हैं तो धुआं होता है वो हमेशा ऊपर की ओर उठता है, सीधा ऊपर उठता है। ऊपर जाने के बाद वह ऊपर जैसे ऊपर उठेगा उसके बाद वह प्रचारित हो जाएगा, फैल जाएगा। ऊष्मा का वायु में सहवन उसके पार्श्व भाग में ऊपर की अपेक्षागत कम होता है या धीमा रहता है। ज़्यादा आग जलती है तो ऊपर उसके सीधी लो होती है, वहाँ अधिक तप्त होता है और आसपास का क्षेत्र कम होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि वायु में ऊष्मा का सहवन नीचे से ऊपर की तरफ होता है जबकि उसके पार्श्व भाग में कम होता है। पवन, समीर किसे कहते हैं? बहती हुई वायु होती है, पवन होती है, उसे समीर कहा जाता है। समीर पवनों का वेग भी आपने कभी पढ़ा होगा, या तो देखते हैं कि पवन किस प्रकार होती है। तो पवन हमेशा होती है वो भी गर्म से ठंडे की ओर ऊष्मा का विपरीत कार्य होता है। ऊष्मा गर्म से ठंडे की ओर स्थानांतरित होती है और यह भी गर्म से ठंडे की ओर बहने लगती है। दो प्रकार की पवनें होती है। अपने यहाँ जैसे अपन स्थल क्षेत्र में रहते हैं तो देखते हैं अपने यहाँ गर्म हवा जिसको अपन लू कहते हैं बजती है। अपने यहाँ सर्दियों में ठंड भी दिख पड़ती है, लेकिन जो समुद्र तट के आसपास लोग रहते हैं वहाँ पर न ज़्यादा गर्मी पड़ती है न ज़्यादा ठंड पड़ती है। पवनें समीर दो प्रकार की है। समुद्री पवनें अर्थात समुद्र से स्थल की ओर बहने वाली समीर समुद्री पवनें कहलाती हैं। स्थल समीर जल से, स्थल समीर है वो थल से जल की ओर, स्थल मार्ग से जल मार्ग की ओर या स्थल मंडल से जल मंडल की ओर बहने वाली पवनों को स्थल पवनें या स्थल समीर कहा जाता है, जबकि समुद्र से थल की ओर आने वाली समुद्री समीर कहलाती है। इनमें ऊष्मा के सहवन का माध्यम होता है वायु। अपन देखते हैं कि जो समुद्र के आसपास तटीय हैं वहाँ आप कभी घूमने गए होंगे, गोवा, सूरत, बॉम्बे, किसी सर्दी या गर्मी में, और वही आपने उसी प्रकार की ऋतु यदि अपने आप ही बिताई है, फिर आप कल्पना करें कि कहाँ पर अधिक वातावरण में फ़र्क रहता है। अपने यहाँ सर्दियों में ठंड अधिक पड़ती है जबकि वहाँ सर्दियों में ठंड भी कम पड़ती है। गर्मियों में अपने यहाँ गर्मी भी अधिक होती है, वहाँ गर्म भी कम पड़ती है। ऐसा क्यों होता है? अपने दिमाग में कई बार ऐसा प्रश्न उठता है। उसका कारण ये होता है कि जल होता है वह गर्म धीमे धीमे होता है और ठंडा भी धीरे धीरे होता है, जबकि स्थल की जो मिट्टी है, मृदा है, रेत है, वह जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है। इसलिए गर्मियों में जल्दी गर्म होती है, ज़्यादा गर्मी पड़ती है। सर्दियों में जल्दी ठंडी होती है, इसलिए ज़्यादा ठंड पड़ती है। इसके बाद आता विकिरण। विकिरण अर्थात बिना किसी माध्यम से ऊष्मा का स्थानांतरण, जिसमें जल और वायु का माध्यम नहीं हो। अर्थात हम कह सकते हैं कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में इतनी पर्याप्त दूरी है, फिर भी सूर्य का तापमान पृथ्वी तक किस प्रकार आता है? यह विकिरण के माध्यम से आता है। इसके बाद अपना एक सजेशन रहता है, सर्दियों तथा गर्मियों में हमारे पहनने के वस्त्रों में भिन्नता क्यों पाई जाती है? यह विकिरण से अपनी सुरक्षा के लिए हम सब पाते हैं कि गर्मियों में अपन सूती वस्त्र या सफ़ेद कलर के कपड़े ज़्यादा पहनते हैं, जबकि सर्दियों में मोटे वस्त्र पहनते हैं, ऊनी वस्त्र पहनते हैं या ज़्यादा तड़क भड़क वाले ज़्यादा रंगीन कपड़े पहनते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हल्के रंग के कपड़े या सूती कपड़े सूर्य से आने वाली जो विकिरणें होती हैं, सूर्य की किरणें होती हैं, उनका अवशोषण कम करते हैं। अपेक्षाकृत गहरे रंग के वस्त्र होते हैं वो सूर्य के विकिरणों को ज़्यादा अवशोषित करते हैं।
इसलिए वह गर्म देते हैं। ऐसा कई बार आपके सामने प्रश्न आता है, आप गर्मियों में किसी मित्र के साथ जाएंगे तो कैसे वस्त्र खरीदेंगे? हम उसको हल्के या सूती वस्त्र के कपड़े पहनने की सलाह दे सकते हैं। सर्दियों में तो हम उसको ज़्यादा रंगीन या गहरे रंग के वस्त्र लेने की सलाह दे सकते हैं। कई बार आपके सामने ये भी प्रश्न बनता है कि समुद्र तट के आसपास जो लोग रहते हैं उनकी घरों की खिड़कियाँ जल की ओर क्यों होती है? तो इसमें भी यही समीर का कारण बनता है कि समुद्र से बहने वाली जो ठंडी हवा होती है, जिसका हम आराम से आनंद ले सकते हैं, वो झरोखों से होते हुए घर में आए, जिसका हम आनंद ले सकते हैं। इसी के साथ अपना यह अध्याय पूरा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसके प्रश्न उत्तर आपको PDF से भेज दिए जाएंगे। अगले लेसन की तैयारी अपन अगले अध्याय में करेंगे। जय हिंद।